बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, दैट इज़ ए गैल्वानिक सेल, और दूसरा नाम जो इसके लिए है दैट इज़ वोल्टिक सेल। ठीक है, ये दोनों नाम इनको उनके जो डिज़ाइनर्स थे उनके नाम के बेस पे दिया गया है। जैसे कि एलिसेंड्रो वोल्टा से वोल्टिक निकाला गया है, एंड लुगी गिलवानी जो था दूसरा साइंटिस्ट, उनसे गैल्वानिक सेल्स को कहा जाता है। तो ये उनके डिस्कवरर या जिसको हम डिज़ाइनर कह सकते हैं, उनके नाम के बेस पे इनको नाम दिया गया है गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, अब ये दो तरह मतलब कि ये जो दो नाम आपको दिए गए हैं, ये इस ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें आपके पास स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन अकर होंगे और उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास होने से आपके पास केमिकल चेंज अकर होता, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे आपके पास उसका उल्टा होता है, इन्वर्स होता है उसका। यहाँ पे हमारे पास केमिकल चेंज अकर होंगे और उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब केमिकल चेंज क्या होते हैं? तो केमिकल चेंज आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ द रिडॉक्स रिएक्शन, ये वो केमिकल चेंज आपके पास इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अकर स्पॉन्टेनियसली। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं, खुद ब खुद हो रहा हो, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहा हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? वोल्टिक सेल। क्या कहेंगे? वोल्टिक सेल। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और उसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, केमिकल चेंज अकर हो रहा है, और वो केमिकल चेंज जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ख़ुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे, उस केमिकल चेंज के अकर होने से, तो ऐसे केमिकल सेल को या ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कहेंगे वोल्टिक सेल। ठीक है, फिर डिफिनीशन ये ग्रीन में जो लिखवाया गया है, ये आपके पास डिफिनीशन है फॉर गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, एंड दैट इज़ द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी यानी फ्रॉम ए रिएक्शन, आपके पास केमिकल एनर्जी जो आपके पास है जो किसी रिएक्शन से खारिज होती है। ठीक है, फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है उससे आपके पास क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वो आपके पास कन्वर्ट हो रही है और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे गैल्वानिक सेल। ऐसा डिवाइस, ऐसा कंपार्टमेंट जिसमें आपके पास केमिकल एनर्जी जो किसी रिएक्शन से हासिल होती है वो आपके पास कन्वर्ट हो रही होती हो किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे गैल्वानिक सेल। बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास वोल्टिक या गैल्वानिक सेल का है तो दैट इज़ डैनियल सेल, और उसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ठीक है, डैनियल सेल जो एक साइंटिस्ट थे डैनियल, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, तो वो भी गैल्वानिक सेल ही है। बेसिकली वो क्या है? गैल्वानिक सेल ही है, मतलब कि उसमें भी आपके पास केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब कैसे वो डिज़ाइन होता है, कैसे काम करता है, तो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसके डिज़ाइन को देखें। ये जो आपके पास दिया गया है दिस इज़ डैनियल सेल। ठीक है, अब डैनियल सेल में देखें तो आपके पास दो, ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर में यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनोड, जो जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जिंक का। तो इसको हम एनोड कंटेनर कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड कंटेनर या एनोड हाफ सेल, क्योंकि ये पूरा एक सेल है ना, तो एक कंटेनर ये भी हाफ सेल हुआ और ये भी क्या हुआ? हाफ सेल। ठीक है, तो जिसमें आपके पास जिंक यानी एनोड पड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे एनोड हाफ सेल। क्या कहेंगे? एनोड हाफ सेल। ठीक है, या एनोड कंटेनर। और दूसरा जो आपके पास ये वाला है, ये देखिए कॉपर लिखा हुआ है, इन कॉपर के नीचे लिखा हुआ है कैथोड, तो ये आपके पास होगा कैथोड हाफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास कोई बैटरी वगैरह नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, क्योंकि अगर नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता तो फिर आपके पास यहाँ पे एक बैटरी चाहिए होती, और वो बैटरी क्या करती कि वो इलेक्ट्रॉन पम्प कर रही होती, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेती और वहाँ पे दे रही होती। यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है खुद ब खुद रिएक्शन से, आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, तो आपके पास एक यहाँ पे कॉपर है जिसको हमने कैथोड बनाया हुआ है। कैथोड क्यों है आपके पास, ये एनोड क्यों है? तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे एनोड या कैथोड बनाने के लिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब किसी चीज़ में ये खासियत कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी चीज़ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की खासियत जो होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, क्या होगी? ज़्यादा, मोर होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है,
तो उसको आपने एनोड बनाना है। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगी वो उसको आपने क्या बनाना है, कैथोड बनाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो अब आपको तो पता है कि ये इलेक्ट्रोड्स है, तो दैट मीन्स कि दोनों मेटल्स तो होंगे, क्या होंगे, मेटल्स तो होंगे, लाजिमन होंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कौन से को हमने मतलब कि हमें कैसे आसानी से पता चल सकता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आप इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लें। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो आपके पास कम होगा, ठीक है। क्या आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसने आपके पास उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। दैट मीन्स कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको आपने एनोड बना कैथोड बनाना है, और जिसकी कम होगी उसको आपने क्या बनाना है, आपने उसको एनोड बनाना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डैनियल सेल का डिज़ाइन है। एक में हमने एनोड रखा हुआ है, दूसरे सेल में दूसरे कंटेनर में हम कैथोड रखेंगे। एक कंटेनर जिसमें एनोड है उसको हम एनोड हाफ सेल कहेंगे, जिसमें कैथोड है उसको कैथोड हाफ सेल कहेंगे। बीच में आपके पास इन दो कंटेनर्स को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज बनाया जाता है। एक साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ये एक यू शेप, देखिए एक यू शेप आपके पास एक ग्लास ट्यूब है आपके पास, और उसको हमने क्या किया होता है कि उसको उसमें हम एगरोस जेल एक तरह का मतलब अलजी से हासिल होता है, एगर जिसको बुलाते हैं, उसको हम जब पानी में हल करके उसको गर्म करते हैं तो उससे एक जेली सा, फिर उसको ठंडा करते हैं उसका एक जेली सा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एगर लेते हैं और उसको हम एक कंटेनर में, जैसे पर इसके आपके पास एक बीकर है छोटा सा, उसमें हम पानी लेके डिस्टिल वाटर लेके उसमें एगर डालते हैं और उसमें थोड़ा सा साल्ट भी डाल देते हैं। अब कौन सा साल्ट है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट, तो हमने सोडियम सल्फेट भी उसमें डाला, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। ये हम उसमें डालेंगे। पहले से हमने क्या डाला हुआ है, एगर डाला हुआ है। एगर कहाँ से हासिल होता है, अलजी से, एक मेरीन अलजी है उससे हासिल होता है, समंदर से, एक समंदर में एक अलजी है उससे हासिल होता है एगर, ठीक है। एक पॉलीसेकेराइड है आपके पास, उसको हम लेंगे यहाँ पे, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है आपके पास, ठीक है। पॉलीसेकेराइड मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम लेते हैं यहाँ पे पानी में डालते हैं, फिर उसमें इस नमक डालते हैं, उसको हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तो ये एक पानी आपके पास, ये एगर जो है ये पानी में हल हो जाता है, बिल्कुल आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। फिर आपने उस क्लियर सोल्यूशन को क्या करना है, इस यू शेप ट्यूब में आपने उसको डालना है और ठंडा होने देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जेली सा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जेली सा। और उस जेली को फिर आपने क्या करना है कि इन दो कंटेनर्स के दरमियान आपने ऐसे इंसर्ट करना है जैसे ये आपके पास इंसर्टेड है, ठीक है। ये एनोड और कैथोड को आपने एक एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए, मतलब कि वायर्स के ज़रिए आपने कनेक्ट करना है, जिसके दरमियान आपने एक वोल्टमीटर लगाया हुआ। वोल्टमीटर आपने देखा होगा जो स्टेबलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे एक गेज सा होता है आपके पास, एक घड़ी सी होती है, आपने उसमें देखा होगा, उसके दरमियान लिखा होता है वी, क्या लिखा होता है, वी। डेट वी आपके पास इंडिकेट कि ये वोल्टमीटर है आपके पास, जो वोल्टेज आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर लगाया होता है। फिर जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ से जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वो लॉस करना ज़्यादा चाहता है, और ये कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो वो गेन करना चाहेगा इसकी निस्बत, जिंक की निस्बत, ठीक है। क्योंकि मेटल की खासियत तो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लॉस करे, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो सामने वाला है वो आपके पास ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली लॉस कर सकता है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा कम इजीली लॉस कर सकता है, मतलब कि कम लॉस करता है। तो इस वजह से क्या करेगा कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर उसको क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। अब हम ये प्रोसेस प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैनियल सेल, ठीक है, कैसे हम बनाएंगे। तो गैल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कंटेनर्स। आपके पास एक गैल्वानिक सेल में दो आपके पास सेपरेट कंटेनर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। ईच कंटेनर इज कॉल्ड एज हाफ सेल, ये भी हाफ सेल है, ये भी क्या है, हाफ सेल। इन ईच हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, आपके पास एक हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड डिप होगा, ठीक है। जैसे ये है जिंक, ठीक है, इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमने जिंक डाला हुआ है तो इसका हमने सोल्यूशन डालना है जिंक सल्फेट का, किसका, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जिंक का एक साल्ट है, किसका साल्ट है, जिंक का। तो इट्स ओन साल्ट का मतलब है कि जिंक का ही साल्ट, और उसका हमने 1 मोलर सोल्यूशन डालना है। 1 मोलर का मतलब ये होता है 1 मोलर सोल्यूशन का कि आपने 1 मोल को लेके आपने उसको 1 DM³ में हल किया हुआ है, किस में हल किया हुआ है,
1 डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन आपने यहाँ पे जिंक वाली कंटेनर में जिंक सल्फेट का डाला है और कॉपर वाली कंटेनर में कॉपर सल्फेट का डाला है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर होते हैं, हर एक को हाफ सेल कहते हैं। फिर एक हाफ सेल में हमने एनोड को डिप किया होता है और उसका एक क्या होता है, उसका एक 1 मोलर सोल्यूशन आपके पास उसी के 1 साल का एक सोल्यूशन होता है आपके पास, वो हमने डाला होता है। और दूसरे में हमने कैथोड को डिप किया होता है, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया होता है, उसका एक सोल्यूशन डाला होता है हमने, जो मतलब नॉर्मली उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए मतलब कि जो मेटल आयन उसमें प्रेजेंट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि कॉपर है आपके पास तो कॉपर सल्फेट हमने डालना है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे भी है तो कॉपर सल्फेट मतलब कि कॉपर का ही साल्ट हमने डालना है उसमें, ठीक है। फिर देखें तो एज शोन इन पेगर, आपको पेगर में जैसे दिखाया गया है, द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक, यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये व्यूअर के बेस पे लिखते हैं ना, तो राइट है यहाँ पे, ये जिंक कौन सा वाला है, राइट वाला, ये देखें राइट में है, ठीक है। आप जैसे आप बुक को देख रहे हो ना, तो आप देखिए अपना राइट हैंड साइड कौन सा आता है, ये वाला आपका राइट आता है, ये वाला कौन सा आता है, लेफ्ट आता है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है द लेफ्ट हाफ सेल, जो आपके पास जो राइट हाफ सेल है उसमें क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में, ठीक है। और राइट वाले में या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वाले में हमारे पास क्या है, हमने कॉपर को डिप किया हुआ है, कॉपर के इलेक्ट्रोड को, और उसको हमने किस में डिप किया हुआ है, उसी के एक 1 मोलर सोल्यूशन में, दैट इज़ कॉपर सल्फेट, उसके एक साल्ट है कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला तोता बुलाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं, नीला तोता, ठीक है। नीला तोता जो आपके पास होता है, ब्लू विट्रियोल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो इसको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया होता है एंड कनेक्टेड टू अ वायर टू एन एक्सटर्नल सर्किट, और आपके पास ये एक वायर के ज़रिए, देखिए एक वायर के ज़रिए हमने एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड एज, फिर आपको कह रहे हैं, और उसमें हमने एक वोल्टमीटर, ये सर्किट में हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर हमने लगाया हुआ होता है, ठीक है। वो जो अटैच होता है वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर जिसको हम कहते हैं। The solution in different containers are connected with the ब्रिज, जो आपके पास ये 2 सोल्यूशन है, इसमें जो सोल्यूशन है आपके पास ये 2 कंटेनर में, उसको हमने एक ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया होता है, किसके ज़रिए, एक ब्रिज के ज़रिए, ठीक है। अब एक ब्रिज के ज़रिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए सोडियम साल्ट का जो है ये इन 2 सोल्यूशंस के दरमियान फिर क्या करता है, तो ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको हम इस ब्रिज को जिसमें साल्ट है आपके पास, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज, क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर आपके पास तो एक यू शेप ट्यूब होता है, ये देखिए यू शेप ट्यूब है आपके पास इस तरह का, ठीक है, फिर हमने उसको इन्वर्ट किया होता है, ठीक है। दिस ट्यूब इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइटिक जेल, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक जेल हमने डाला होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जेल मीन्स कि इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा है, सोडियम सल्फेट, ये जो सोडियम सल्फेट है आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और जेल मीन्स जो एगर का हमने आपको बताया वो है आपके पास, सच एज पोटाशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड इस कॉल्ड एज एगर, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जेल को हम एगर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, एगर, ठीक है। एगरोस से ये बनता है, एगरोस जेल। मैंने आपको बताया कि एगरोस क्या है, तो एगरोस एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मेरीन अलजी से हासिल होता है, उसके हम शॉर्ट लैंग्वेज में हम उसको एगर भी बुलाते हैं। तो उस एगर में हमने साल्ट को हल किया होता है। मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे करना है आपने, कि पहले आपने डिस्टिल वाटर लेना है, उसमें एगर डालना है, फिर उसमें आपने साल्ट डालना है, उसको मिक्स करना है और फिर उसको हीट अप करना है। जब हीट करोगे तो उसमें जो एगर है वो हल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जब वो आप यू शेप ट्यूब में डालोगे, उसको ठंडा करने दोगे तो वो जेल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जेली सा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एगर, क्या कहेंगे, एगर। द साल्ट ब्रिज interconnects the two solution in the anode container and the cathode container। जो कैथोड कंटेनर और एनोड कंटेनर है उसमें जो सोल्यूशन है, इन 2 सोल्यूशन को कौन कनेक्ट करता है, साल्ट ब्रिज, कौन कनेक्ट करता है, साल्ट ब्रिज। फिर आपको कह रहे हैं कि ए साल्ट ब्रिज परफॉर्म्स 3 फंक्शन। साल्ट ब्रिज जो आपके पास है वो 3 काम करता है, कितने काम करता है, 3। फर्स्ट वन काम क्या है, इट अलोस इलेक्ट्रिक कंटैक्ट बिटवीन द 2 सेल्स। जो 2 सोल्यूशन है आपके पास इसके दरमियान इलेक्ट्रिक कंटैक्ट मीन्स कि चार्जेस का कंटैक्ट, चार्जेस जैसे कि यहाँ पे जिंक ऐड होगा तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि पहले से आपके पास जिंक सल्फेट हमने इसमें पानी में डाला हुआ है, इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो जितनी जिंक है उतने आपके पास सल्फेट आयन भी है, मतलब कि ये बैलेंस है आपके पास।
लेकिन अगर यहाँ से जिंक आयन और ऐड होंगे तो सल्फेट कम पड़ जाएंगे और जिंक क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। फिर यहाँ पे कॉपर अगर हम देखें तो कॉपर आपके पास जो है वो सोल्यूशन से यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कॉपर आयन जो है उस सोल्यूशन में कम हो रहा है और सल्फेट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं कि ये इन दो सोल्यूशंस के दरमियान इलेक्ट्रिक कंटेक्ट रखता है। क्या रखता है, इलेक्ट्रिक कंटेक्ट, मतलब कि चार्जेस के मूवमेंट वगैरह इसके ज़रिए होती है आपके पास। ठीक है, जो आयन्स वगैरह है, आयन मूवमेंट जो आपके पास है, इलेक्ट्रिक कंटेक्ट को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आयनिक मूवमेंट जो आपके पास होता है वो इनके ज़रिए होता है। ठीक है, ये साल्ट ब्रिज के ज़रिए। फिर इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन। दूसरी बात यह है कि आपके पास ये सोल्यूशन की मिक्सिंग को भी रोक रहा होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें सोल्यूशन मिक्स नहीं होंगे, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन ये साल्ट ब्रिज के थ्रू मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये मिक्स होने से उनको रोक रहा होता है। एंड इट कीप इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल, और ये हर हाफ सेल में इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बरकरार रख रहा होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले से जिंक और सल्फेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिंक और सल्फेट क्या होते हैं, इक्वल। चूँकि जिंक सल्फेट आपके पास आयोनाइज हो जाएगा तो Zn+2 बना लेगा और सल्फेट -2 बना लेगा। तो जितने ये आयोनाइज होंगे उतने जिंक भी होंगे, उतने सल्फेट भी आपके पास होंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऐड हो रहा होता है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे Zn की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है और सल्फेट की क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ जाएगा। तो उस इम्बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के तादाद को बराबर करने के लिए, इक्वल नंबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर ये साल्ट ब्रिज जो है ये इन एक्शन होता है। और ये आपके पास क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ से जिंक जो है वो अंदर जाता है, वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो रहा होता है, मतलब कि सल्फेट और जिंक, अब जिंक जो यहाँ से ज़्यादा ऐड हो रहा है वो अंदर जा रहे हैं, जो सल्फेट है वो बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ से देखें तो यहाँ से सल्फेट अंदर जा रहे होते हैं और सोडियम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं। तो ये क्या होगा कि जो कॉपर है जिसकी कमी आ रही है वो सोडियम फिल कर रहा है, और यहाँ पे जो सल्फेट की कमी आ रही है, ठीक है, मतलब जो जिंक ज़्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ से सल्फेट आ रहा होता है। तो ये सारा मोमेंट आपके पास क्या हो रहा होता है, बरकरार, मतलब कि स्टार्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से ये दो सोल्यूशन जो है ये और ये सोल्यूशन, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी आती है, मतलब कि न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। अगर ये ना होता ये साल्ट ब्रिज तो आपके पास फिर ये सोल्यूशन जो है ये न्यूट्रल नहीं रह पाते। आपके पास एक सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे होते हैं और दूसरे सोल्यूशन में कौन से आयन ज़्यादा हो रहे होते हैं, नेगेटिव आयन ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये काम ये दो कर रहा होता है, कौन, साल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ लेते हैं। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ द सेल पढ़ेंगे और जो सेल में रिएक्शन होते हैं गैल्वानिक सेल में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे देखें तो एनोड पे नेगेटिव लिखा हुआ है, कैथोड पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को याद कर ले तो उसमें एनोड पे पॉजिटिव था और कैथोड पे क्या था, नेगेटिव। यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव क्यों है, तो यहाँ पे देखिए आप, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जिंक जो है वो प्लस, मतलब Zn+2 की शक्ल में सोल्यूशन में ऐड हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ पे लॉस कर रहा है उसकी वजह से एनोड पे क्या आ जाता है, जिंक इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की वजह से एनोड पे आ जाता है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस। जबकि यहाँ पे देखिए कैथोड पे, तो कैथोड से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से कॉपर गेन कर रहा है, कॉपर उससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आता है किसी चीज़ पे, प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रोड पे जो कैथोड है आपके पास उस पर आ जाता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। अब इसको कैथोड क्यों कहते हैं, तो जैसे कि आपको याद है हमने पढ़ा था कि एनोड हर उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर हो रहा हो। क्या अकर हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड। ठीक है, और रिडक्शन जहाँ पे अकर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो यहाँ पे रिडक्शन अकर हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है, तो ये कैथोड है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है तो ये एनोड है। फिर चार्ज कौन सा है एनोड पे और कैथोड पे, तो हम यहाँ से बताते हैं कि चूँकि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास एनोड पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे देखिए तो कॉपर उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कैथोड से, तो इस वजह से कैथोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद कर ले, इसको समझ ले। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो।
ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।